हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद वाला। आज से हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। रोग निदान सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग इस सब्जेक्ट के एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की समझेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है। सच बात तो ये है कि रोग निदान करके ऐसा कोई सब्जेक्ट, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। विभिन्न आचार्यों ने रोग के डायग्नोसिस करने के लिए एक अलग अलग अपने अपने निदान स्थान में कुछ बातें बताई है। सिर्फ एक ही ऐसा किताब है, एक पुस्तक है जो निदान के लिए श्रेष्ठ है, वो है माधव निदान, है ना। माधव निदान के रचयिता कौन है वो भी हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि ये माधव निदान किताब जो कि स्पेशली किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस से लेकर उसके प्रॉपर प्रोग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स एंड जो भी उसकी अवस्था है, स्टेट है, सबको डिटेल में बताया गया है माधव निदान में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड, सो डोंट वरी, यू विल हैव टू सिंपली गो टू द प्लेलिस्ट टू नो कि कौन से ईयर का आपको क्या पढ़ना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक में डालूंगा, बस ज़रूरत है तो आप लोगों के सपोर्ट की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम माधव निदान के बारे में कुछ लिखने से पहले मैंने सबसे पहले ये बताया है आपको कि माधव निदान की जो पुस्तक है उसको कब लिखा गया। ये 7वीं सदी में लिखी गई, मतलब 7th सेंचुरी में लिखा गया। ऑल्दो हम जानते हैं कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब मतलब ईसा पूर्व 1000 साल पहले लिखा गया, लगभग आज से 2000-3000 साल पहले लिखा गया है। तो उन सभी बड़े बड़े ग्रंथों में, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उन सब में कोई रोग निदान करके कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बताया गया है। उन्होंने हर एक व्याधि का डायग्नोसिस करने का तरीका बताया है, उन्होंने निदान स्थान किया है, बताया है। लेकिन एक ऐसा किताब जो स्पेशली डिज़ाइन है कि रोगों के डायग्नोसिस, उसके प्रॉपर सिम्टम्स और बाकी, है ना, पूर्व रूपों के बारे में, तो वो किताब है माधव निदान। इस किताब की विशेषता को बताते हुए एक श्लोक लिखा गया है। वो श्लोक कुछ इस तरह है कि निदाने माधव श्रेष्ठ, मतलब आखिर आपको किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करना हो, आपको ये पता करना हो कि फीवर में, जैसे देखिए डायग्नोसिस का एग्जैक्ट मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिम्टम्स को देखकर डिजीज़ पता करना, उसमें भी आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आते हैं कि नहीं, दैट पर्सन इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज़। लेट्स से मान लो मैंने कहा कि फीवर किसी को है, तो फीवर तो बहुत कारण से हो सकता है उसको मलेरिया है, हो सकता है उसको डेंगू हो सकता है कि कोई ट्रॉमेटिक फीवर हो सकता है कि वो है ना सीजनल फीवर हो, बहुत सारे टाइप के फीवर हो सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आना कि दैट पर्सन इज़ हैविंग मलेरिया, डेंगू और एनीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस मतलब किसी पर्टिकुलर बीमारी की ओर आपको संकेत करना। तो चलिए पहले हम इसकी श्रेष्ठता को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, निदाने माधव श्रेष्ठ, मतलब निदान स्थान में माधव निदान जो पुस्तक है वो श्रेष्ठ है। मतलब रोगों के निदान करने में सबश्रेष्ठ किताब कौन है, माधव निदान। फिर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको सूत्र स्थान ढंग से पढ़ना है तो सूत्र स्थाने तु वाग्भट, मतलब आचार्य वाग्भट के द्वारा लिखा गया सूत्र स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। शारीरे सुश्रुत, सुश्रुत ने शरीर स्थान, जो शारीर स्थान है उसके 10 अध्याय का वर्णन किया है, तो शारीर स्थान श्रेष्ठ कहा जाता है। मतलब एनाटॉमी के लिए अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी की चीज़ों को कोरिलेट करना है तो आपको शारीर स्थान पढ़ना चाहिए सुश्रुत का। अगर आपको किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब चिकित्सा आपको जानना है, तो आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, चरक संहिता। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठ चरकः तु श्रेष्ठे चिकित्सिते, मतलब चरक संहिता श्रेष्ठ है चिकित्सा स्थान में। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से देखिए कि निदाने माधव श्रेष्ठ, सूत्र स्थाने तु वाग्भट, शारीरे सुश्रुत, श्रेष्ठ चरकः तु चिकित्सिते। यहाँ पे भी आपको AIPCT में सवाल पूछ लिया जाता है कि चिकित्सिते डॉट डॉट डॉट, ऐसे फिर इन द ब्लैंक्स, या फिर सूत्र स्थाने तु श्रेष्ठ वाग्भट, तो मतलब इसमें से कोई भी लाइन को पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आया कि रोग निदान पढ़ने से पहले हम माधव निदान क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब माधव निदान की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं अपन। आज के लेक्चर में इतना ही होगा, आने वाले लेक्चर में हम निदान पंचक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक और बात बता दूं कि इस अध्याय में, इस किताब में टोटल 69 चैप्टर्स हैं, है ना। इस पुस्तक में कुल 69 अध्याय है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, है ना। पूर्वार्ध में 32 अध्याय है और उत्तरार्ध में 37 अध्याय है, 32 और 37।
ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, कोई आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई पूछता है, इस पे सवाल आया हुआ है तो AIPGT एग्जाम में पूछा गया है कि माधव निदान में कुल कितने अध्याय का वर्णन है, इस तरह से सवाल पूछा गया है, पहले पूछा जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं माधव निदान जो कि 7वीं सदी में लिखी गई, किसने लिखा ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इंदुकर, इंदुकर है इसके रचयिता। किसके पुत्र थे? तो माधवकर, माधवकर इनके पिता का नाम है, इसीलिए इंदुकर जो राइटर है उन्होंने इस किताब का नाम रखा माधव निदान, हो सकता है अपने पिता की को श्रेयता देने के लिए। अब इस किताब पर लिखी गई कितनी टीकाएँ हैं, यहाँ पर कुल सभी टीकाओं का मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में जो राइटर है मतलब टीकाकार है उनका नाम लिखा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है ये किताब कौन से टीका है। टीका मतलब क्या होता है? कमेंट्री। मान लो कि कोई बहुत बड़ा विशाल कोई ग्रंथ है, जैसे चरक संहिता है। अब चरक संहिता हर जनमानस को आसान भाषा में नहीं समझ पाएगा, हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो चरक संहिता में जिसका मतलब समझना कठिन हो रहा है, तो जो विद्वान है उस समय के, उन्होंने इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे एक कमेंट्री, एक किताब लिखा कि हाँ देखो इस चैप्टर में ये बताया गया है, इसको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीका। समझ में आया? तो पहला क्या है, देखो विजय रक्षित, इन्होंने कौन सी किताब लिखी, टीका लिखी? मधुकोश। देखो सच बात तो ये है कि मधुकोश नाम की टीका एक ही टीका है जिसको 2 टीकाकार ने लिखा है, इस बात को याद रखना। माधव निदान में मधुकोश नाम की टीका एक ही है, लेकिन लिखा कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। एक विजय रक्षित आचार्य हैं जिन्होंने उसमें अस्मरी व्याधि तक इन्होंने वर्णन किया है। मधुकोश को अस्मरी व्याधि तक किसने लिखा है? विजय रक्षित ने। और मधुकोश को ही अस्मरी के आगे जो चैप्टर्स आते हैं उन सभी चैप्टर पे एक कंक्लूजन, एक कमेंट्री किसने लिखा है? श्रीकंठ दत्त ने। तो याद रखना विजय रक्षित और श्रीकंठ दत्त ने कौन सी टीका लिखी है माधव निदान पे? तो आंसर है मधुकोश। ठीक है। वाचस्पति आतंक दर्पण, अब ये सब सवाल आता है बच्चों कि वाचस्पति कार के द्वारा माधव निदान में है ना, माधव निदान के ऊपर कौन सा टीका लिखा गया? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो याद रखने का तरीका क्या है? बचाओ, बचाओ, किससे बचाओ? आतंक से बचाओ, इस तरह से तुम याद रख सकते हो। वाचस्पति ने क्या किया? आतंक दर्पण नाम की टीका लिखा। कौन से ग्रंथ पे लिखा? माधव निदान पे लिखा। क्लियर है? आगे देखो नरसिंह एक आचार्य हैं जिन्होंने लिखा है रोग विनिश्चय। ठीक है, नरसिंह विनिश्चय, मतलब अगर सिंह आ गया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, इस तरह से तुम याद रख सकते हो। नरसिंह रोग विनिश्चय। ये देखो सुदर्शन शास्त्री आचार्य विद्योतनी लिखे। कई बार ये सवाल पूछा गया है, विद्योतनी टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है, ये सवाल पूछा जाता है। तो आंसर है माधव निदान, विद्योतनी। तो सुदर्शन शास्त्री विद्योतनी लिखे हैं। क्लियर है? अब कैसे याद रखोगे आप कि ये विद्योतनी लिखा गया है? तो उसको याद रखने का तरीका है कि शास्त्री जी क्या थे? शास्त्री जी विद्या में निपुण थे, इस तरह से तुम याद रख लेना। ठीक है। आगे देखो लालचंद्र वैद्य, लालचंद्र वैद्य ने सर्वांग सुंदरी नाम के ग्रंथ को लिखा है। लालचंद्र वैद्य ने क्या लिखा है? सर्वांग सुंदरी। क्लियर है? ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिखा है मधुधारा, और रविदत्त त्रिपाठी ने लिखा है सरोज व्याख्या। ठीक है, याद रखना रवि, रवि मतलब होता है सूरज, सूरज जो है वो रोज उगता है, सरोज व्याख्या, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है। विद्योतनी कौन थे? पंडित, विद्या में ग्रहण कौन था? शास्त्री जी। ठीक है। सिंह आ गया तो रोग निश्चित होगा, इस तरह से याद रख सकते हो। लालचंद्र, देखो कोई आदमी लाल टीका वगैरह लगा दे तो सुंदर लगता है, इस तरह से याद रख सकते हो। लालचंद्र वैद्य सर्वांग सुंदरी। आई होप आप समझ गए होंगे टीका और टीकाकार के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो सिर्फ माधव निदान में लिखी गई है, मतलब व्हाट आर द पिक्युलरिटीज़, व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ दैट इज़ डिस्क्राइब्ड ओनली इन माधव निदान, मतलब माधव निदान की विशेषताएं। सबसे पहले देखो योनिकंद, मतलब कह सकते हो वेजाइनल टाइप, एक ये कह सकते हो कि स्मॉल टाइप ऑफ ब्लिस्टर्स, और कैन बी सेड कि एक तरह का एक उभार कह सकते हो, या गांठ, है ना, योनि के अंदर में गांठ आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड योनिकंद। इसका वर्णन माधव निदान में ही मिलता है। ये भी सवाल कई बार आ चुका है, इस सवाल को स्त्री रोग के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन ये सवाल का इंपॉर्टेंस समझो। योनिकंद का वर्णन किसने किया है? तो आंसर है माधव निदान में वर्णन किया गया है। देखो एक आँख में रिलेटेड एक व्याधि होता है, आँख से रिलेटेड व्याधि, इसका नाम है कुंचन व्याधि। कुंचन व्याधि का वर्णन किसी और आचार्य, किसी और संहिता में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ माधव निदान में मिलता है। इनफैक्ट पेन जो होता है, पेन है ना, शूल, इस शूल के भी 8 प्रकार का वर्णन किया गया है माधव निदान में। ठीक है। देखो एलिफेंटियसिस, स्लीपद हम बोलते हैं ना, हाथी पाँव हो जाना, ये भी वर्णन किस में किया गया है? माधव निदान में। अम्लपित्त, अम्लपित्त के बारे में चड़क सुश्रुत कोई नहीं बताया है, वाग्भट किसी ने नहीं बताया है। हम कहते हैं खट्टे ढकार आ रहा है एकदम अम्ल, तो ये अम्लपित्त का वर्णन किस में है? माधव निदान में है।
और जो रिमोटाइड अर्थराइटिस होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं कि हम कहते हैं ना रिमोटॉइड अर्थराइटिस, आम वात, ये भी है वर्णन माधव निदान में। ठीक है, उसी तरह परिणाम शूल, मसूड़ी का एक व्याधि है जिसके धातुगत प्रकार भी बताए गए हैं। ठीक है, मेद का रोग, मेद रोग जो आज के डेट में हम कह सकते हैं ओबेसिटी, है ना, इसके बारे में अन्य द्रवशूल वर्णन, ये सब कहाँ पे है? माधव निदान में। बच्चों में होने वाला एक शिशु विसर्प को माधव निदान में महापदम कहा है। ये सब फैक्ट है, आप आराम से एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको मैं बता दूं, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, आराम से एक एक चीज़ को नोट करना है, न तो 2x करना है, न तो, है ना, 1.75x करना है। अगर आपको लगे तो आप वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आराम से एक एक चीज़ को आप नोट करते जाइए। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें कहा कि पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। चलो आगे बात करते हैं निदान पंचक की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर में, फिर हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। निदान पंचक, इनफैक्ट पूरा ये जो किताब है, ये किताब रोग निदान पर ही बेस्ड है। तो निदान पंचक क्या है? ये आचार्य वाग्भट ने अपने अष्टांग संग्रह नाम की किताब है, उसमें निदान स्थान के पहले अध्याय में ही वर्णन किया है निदान पंचक के बारे में। वो कहते हैं देखो, रोगा नाम, रोगों को 5 प्रकार से समझाया जाना जा सकता है। कौन कौन तरीका है वो लिखा हुआ है, देखो। निदानम, निदानम मतलब होता है हेतु, कॉज ऑफ एनी डिजीज। पूर्व रूप, है ना, प्रीडॉर्मल सिम्टम्स। रूपानी, रूप। फिर उपसय, उपसय मतलब उससे फिर क्या ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, उसकी कितनी, आप वैसे तो हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी समझ लो। तो निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, च इति विज्ञेयम रोगानाम पंचधा स्मृतम। इसका मतलब रोगों को जानने का, या रोग को शरीर में उत्पन्न होने से लेकर उसके पूर्ण लक्षण होने तक का 5 स्टेज है, 5 अवस्था है। कौन कौन है? निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति। ठीक है, उपसय तथा संप्राप्ति। तो इसको अगर फिर से एक बार पढ़े तो क्या लिखा है? निदानम पूर्व रूपानी, रूपानी उपसय तथा संप्राप्ति च इति विज्ञेयम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। अब हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि निदान के क्या क्या व्याख्या है, मतलब देयर आर हाउ मेनी डेफिनेशंस ऑफ निदान गिवन इन माधव निदान। तो हम निदान के जितने भी व्याख्या होंगे, जो भी होगा, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। पूर्व रूप किसे कहते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे, व्याख्या, फिर हम लोग बात करने वाले हैं उसके सिनोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्यायवाची नाम। जैसे निदान को हम कहते हैं हेतु, निदान को ही हम कहते हैं कारण। तो ऐसे और भी सिनोनिम्स होते हैं हर एक, है ना, निदान पंचक के, तो भी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय।